Good morning, friends. So, welcome to one more video. And in this particular video, I am going to talk about buoyancy and stability of floating bodies. I have already discussed about the buoyancy and stability of the submerged bodies. तो आज हम floating bodies के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले let us see the difference between floating body and submerged body. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि फ्री सरफेस से नीचे है पूरा बॉडी, ठीक है, ये पूरी तरह से डूबी हुई है, इसको बोलते हैं सबमर्ज बॉडी. ठीक है, और इसमें आपका जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, डिस्प्लेस जो फ्लूइड होता है, वो डिस्प्लेस फ्लूइड का सेंटर ऑफ बायोंसी चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है. अभी हम देखेंगे किस तरह चेंज होता है. दूसरा फ्लोटिंग बॉडी है. फ्लोटिंग बॉडी को हम पार्शियली सबमर्ज भी बोल सकते हैं. तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये फ्री सरफेस है आपका, तो इसका कुछ हिस्सा बाहर निकला होगा और कुछ हिस्सा कहाँ पे होगा, अंदर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टीमर या नाव जो होती है वो देखा होगा, उससे आपने ट्रेवल किया होगा, तो उसमें उसका एक हिस्सा रहता है, वो क्या पानी के अंदर रहता है, बाकी रिमेनिंग कहाँ रहता है, पानी के ऊपर रहता है. तो इसको बोल सकते हैं हम फ्लोटिंग. अब यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी को जो स्टेबिलिटी दिखाते हैं हम, है ना, हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द सबमर्ज बॉडी. तो सबमर्ज बॉडी की स्टेबिलिटी हम दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेंटर ऑफ बायोंसी एंड इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इन दोनों के टर्म्स हम दिखाते हैं. लेकिन जहाँ तक इसकी फ्लोटिंग बॉडी की बात है, तो फ्लोटिंग बॉडी का जो स्टेबिलिटी है वो हम शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मेटा सेंटर. ठीक है, सेंटर ऑफ, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. फॉर द सबमर्ज बॉडी we show the stability of the submerged body in terms of center of buoyancy and center of gravity. या मैं इसको बोलूँ कि सेंटर ऑफ बायोंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिलेटिव पोजीशन के टर्म्स में हम स्टेबिलिटी निकालते हैं किसकी, सबमर्ज्ड बॉडी की. लेकिन यदि हम इसकी बात करें फ्लोटिंग बॉडी की, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटा सेंटर. तो सबसे पहले हम मेटा सेंटर को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज मेटा सेंटर? आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी डिटरमाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर. वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ये तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना. जो भी किसी बॉडी का भार होता है वो उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होता है. सेंटर ऑफ बायोंसी में टेक द डिफरेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, सबमर्ज बॉडी के केस में क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी, या मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ बायोंसी होता था, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंट पोजीशन नहीं लेता था जब उसको आप डिस्टर्बिंग मूवमेंट देते थे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सेंटर ऑफ बायोंसी है, डिफरेंट पोजीशन ले लेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ बॉडी एंड पोजीशन इन विच इट इज फ्लोटिंग. कैसा शेप है, किस पोजीशन फ्लोट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये. ठीक है, मैं यहाँ से आपको मेटा सेंटर समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बी से दिखाया गया है यहाँ पे. यदि आप ध्यान से देखें तो ये जी है. जी क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेट. भाई फोर्स को डिफाइन करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन या बोल सकते हैं डायरेक्शन, और तीसरा मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे जी क्या होता है, जी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेट. और नीचे क्या है, बायोंसी है. बायोंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, बायोंसी रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, जब आपने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है, जब आपने इसको टिल्ट कर दिया तो आपने इस तरह से इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगा. एक रिस्टोरिंग आपने मूवमेंट लगा दिया तो मूवमेंट से क्या होगा, टिल्ट होगा इस तरह से. तो इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा. और इसका जो सेंटर ऑफ बायोंसी है, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, सेंटर ऑफ बायोंसी आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले ये तो इसका सेंटर लाइन है, तो इसकी सेंटर लाइन तो ये रहेगी, यही एज इट इज, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उस सेंटर लाइन पे वहीं रहेगा. लेकिन सेंटर ऑफ बायोंसी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. ठीक है, अब सेंटर ऑफ बायोंसी से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो जो कि आपके ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन से जहाँ मीट करेगा, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर. उसको क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर बोलते हैं. मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको. यहाँ से आपने टिल्ट किया, टिल्ट करेंगे तो इसकी ये सेंटर लाइन, तो सॉरी, टिल्ट करेंगे आप,
तो टिल्ट किया तो इसकी सेंटर लाइन वही रही, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन जो सेंटर ऑफ बायोनेंसी था उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब सेंटर बायोनेंसी से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो सेंटर बायोनेंसी से आपने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है वो ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन से जहाँ मीट करेगा या बॉडी की सेंटर लाइन से जहाँ मीट करेगा वो कहलाता है मेटा सेंटर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मेटा सेंटर। तो अब इसमें तीन इक्विलिब्रियम है, ये हम ऑलरेडी एक तीन इक्विलिब्रियम के बारे में समझ चुके हैं। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के इसमें क्या होता है कि आप उस पर डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाएंगे, वो उतनी देर के लिए तो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस से अपनी पोजीशन में दोबारा से आ जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो पहले से अनस्टेबल कंडीशन होता है, लेकिन आपने किसी तरह से उसमें इक्विलिब्रियम बना रखा है, तो उसको आप हल्का सा डिस्टर्बिंग मूवमेंट देंगे, हल्का सा डिस्टर्बिंग मूवमेंट देंगे तो क्या होगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ बायोनेंसी है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ डब्ल्यू लग रहा है, जो वेट है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये बायोंट फोर्स लग रहा है, बायोंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने इसको टिल्ट किया, एक डिस्टर्बिंग कपल लगाया इसके ऊपर, ठीक है, डिस्टर्बिंग कपल लगाया, डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाया, तो इससे क्या हुआ, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं रहा, लेकिन सेंटर ऑफ बायोनेंसी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। सेंटर ऑफ बायोनेंसी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये सेंटर ऑफ बायोनेंसी की नई पोजीशन होगी। अब आप देखिए इसमें ये डिस्टर्बिंग कपल ये इस तरह से लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस मिलकर वेट और सेंटर बायोनेंसी ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों मिलके इसके ऊपर कैसा टॉर्क लगाएंगे, इसके ऊपर इस तरह से कपल लगाएंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग कपल है, रिस्टोरिंग कपल किसमें, ये इसको बोलेंगे हम रिस्टोरिंग कपल, जो आपका वेट और बायोनेंसी फोर्स मिलकर लगा रहे हैं उसको हम रिस्टोरिंग कपल बोलेंगे। तो रिस्टोरिंग कपल जो आपका मूवमेंट लगा रहे हैं या रिस्टोरिंग कपल जो कपल प्रोड्यूस करेंगे वो किस डायरेक्शन होगा, दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज कपल को वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपका मेटा सेंटर होगा इट विल लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जब मेटा सेंटर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर लाई करेगा तब आपका स्टेबल कपल होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब इस तरह की कंडीशन है तो हमने क्या किया, इसको आपने फिर इसमें डिस्टर्बिंग कपल लगाया, तो आपका ये बी है और ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, इसको आपको लाइन में बढ़ाया तो यहाँ पे मेटा सेंटर मिल गया। यहाँ पर भी मेटा सेंटर कैसे मिला था वो भी मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये बी था, इसकी सेंटर बायोनेंसी ने ये नई पोजीशन लोकेट कर ली, ये नया सेंटर बायोनेंसी है जब आपने डिस्टर्बिंग कपल लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, इस लाइन को आपने सेंटर बायोनेंसी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये जहाँ पे इसकी सेंटर लाइन से मीट करेगा बॉडी की सेंटर लाइन वो होगा आपका मेटा सेंटर। तो जब मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ व्हाट, इट इज़ कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगली चीज़ आप देखिए, अगली चीज़ में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, इसकी पोजीशन ये हुई। अब आप इसको लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई कर रहा है। अब आप इस केस में देखिए, आपने सिस्टम का पता लगा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ये बायोंसी फोर्स है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कैसा कपल लगाएंगे, ये भी आपका एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल लगाएंगे। ये क्या हो गया, मतलब दोनों मिलके इसको क्लॉकवाइज का, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी रोटेट करने लग जाएगी या ऑसिलेट करने लग जाएगी किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मेटा सेंटर विल लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में देख सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया एक्चुअली। जब आपका मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो फ्लोटिंग बॉडी क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सेंटर ऑफ बायोनेंसी विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू बी वन सच दैट द वर्टिकल लाइन, ये आपको बी टू बी वन ये नई सेंटर ऑफ बायोनेंसी की पोजीशन है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो ये वर्टिकल लाइन कहाँ कट करेगी, एम पे कट करेगी, और एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मेटा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब आपका मेटा सेंटर विल लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फ्लोटिंग बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये काफी पूछा जाता है ना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज बॉडी के लिए और दूसरा
स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये वही है, ये सब वही लगाया है, ये मैंने जो भी बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लगाया तो जो बायोंट फोर्स और वेट से भी जो कपल प्रोड्यूस होगा वो भी क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा, तो इससे क्या होगा, बॉडी टर्न होने लग जाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना है आपको, जब आपका मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहे हैं तो फ्लोटिंग बॉडी किस में होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम